नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार तैयारी कर रहे हैं। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि एग्जाम के सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 13 देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष किया गया था। तो शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 में किया गया था। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन द्वारा किया गया था। लॉर्ड रिपन से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84 था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो कि एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। जैसे कि जो भारत में पहला कारखाना अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 1881 में, ये लॉर्ड रिपन के समय ही हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर पूछ दिया जाए कि पहला कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के समय, यानी कि 1880 से 84 के बीच जो भी घटना होगा वो लॉर्ड रिपन के समय होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इल्बर्ट विधेयक कब लागू हुआ था, तो 1883 में लागू हुआ था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड रिपन ने लागू किया था। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुआ था, तो 1881 में ही हुआ था। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत और पहला कारखाना अधिनियम, ये दोनों 1881 में हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो हंटर आयोग है, हंटर आयोग एक और गठित किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए भी ना हंटर आयोग का गठन किया गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब लॉर्ड रिपन से एक क्वेश्चन याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। अब यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है कि ये कहा जाता है कि अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे कहा जाता है, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए कन्फ्यूजन वाला जो भी प्रश्न हो वो सबको एक साथ देखना चाहिए। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार एग्जाम में पूछा गया। अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अस्थाई बंदोबस्त का जनक। तो इसे कन्फ्यूजन ना हो और याद भी रहे। कैसे याद करना है, देखिए स्थानीय स्वशासन का जनक हो गया लॉर्ड रिपन और अस्थाई बंदोबस्त वालिस, ऐसे याद कर लेना है। अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस, इसे रिलेट कर लेना है बंदोबस्त वालिस, यानी अस्थाई बंदोबस्त का जनक है कॉर्नवालिस और स्थानीय स्वशासन का लॉर्ड रिपन हो जाएगा। और एक है इसी तरह रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया, तो वो किया था टॉमस मुनरो ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था टॉमस मुनरो ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है, तो ये है हॉकी विश्व कप 2023 का है ना, शुभंकर है ओली। ठीक है, ओली क्या है मालूम, ओली एक है ओलिव रिडले कछुआ है। ठीक है, कछुआ है एक ओलिव रिडले। ठीक है, ये ध्यान रखना है, उसी के नाम पर ये रखा गया है, उसका शुभंकर ओली। अच्छा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता कौन है, तो जर्मनी ने जीता था बेल्जियम को हराकर, है ना, जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हराकर पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता था जर्मनी ने। अच्छा, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, तो अपने भारत में हुआ था, उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल जो है 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 ये कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। 2026 कहाँ होना है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। अच्छा, रही बात फीफा वर्ल्ड कप का, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। ठीक है, और 2026 का फीफा विश्व कप कहाँ होगा, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। देखिए, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, एक होता है सांस्कृतिक विरासत, जैसे कि कोई स्थल हो गया, है ना, जैसे कि सांची का स्तूप हो जाता है या तो लाल किला हो गया, तो ये सब सांस्कृतिक विरासत है। ठीक है, अब एक होता है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त मतलब होता है क्या, जिसको मतलब वो वस्तु के रूप में नहीं रहता, मतलब छू नहीं सकते जिसको हम, जैसे कोई कला हो गया, नृत्य हो गया, कोई संगीत हो गया, इस टाइप की चीज़ें, उसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कहा जाता है। ठीक है, तो 2023 में किसे शामिल किया गया है, तो गरबा को शामिल किया गया। गुजरात का जो गरबा नृत्य है उसे शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में 2023 में। ठीक है, अब ये कहाँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कई क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर नहीं है, तो आपको याद रख लेना है कौन कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना है थोड़ा सा। और आपको बताते हैं जैसे कौन कौन सा है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर,
जैसे कि वैदिक मंत्रों की परंपरा, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है, ठीक है। रामलीला ये भी है, और कुटियाट्टम रंगमंच है ना, कुटियाट्टम रंगमंच अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है। फिर गढ़वाल हिमालय का त्यौहार, केरल का मुड्डीयेट्टू, केरल का मुड्डीयेट्टू। फिर कालबेलिया, कालबेलिया नृत्य जो कि राजस्थान के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य का है, तो राजस्थान का, ये अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल है। फिर छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध जप, फिर मणिपुर का संकीर्तन, पंजाब के जंडियाला गुरु के ठठेरे, और योग, नवरोज, कुंभ मेला, कोलकाता का दुर्गा पूजा और गरबा है ना, गुजरात का गरबा। तो ये सब अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों में शामिल है। अब देखिए अभी क्या लास्ट सबसे नया जो है गरबा है गुजरात का, और इसके पहले 2021 में कोलकाता का दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। उस समय रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि किसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इसमें से कौन है, तो कोलकाता का दुर्गा पूजा उस समय था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो गरबा का आपको विशेष रूप से याद रखना है कि ये गरबा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, ये गुजरात का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो मंगोलिया ये है एशिया में, है ना, एशिया महाद्वीप में है मंगोलिया, ठीक है। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है, उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा का नाम क्या है, तुगरिक, है ना, मंगोलिया की मुद्रा का नाम है तुगरिक, ठीक है। अच्छा, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल है, वो कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन में स्थित है ना, मंगोलिया और चीन के सीमा पर स्थित है। और मंगोलिया एक भू अवस्थित देश है, यानी कि मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है, तो ये है कोलकाता में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में। जब भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और एक क्वेश्चन याद रखना है कि किस बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह रखा गया, तो नोहाबा सोवा बंदरगाह जो कि मुंबई में है, उसका नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि देश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, तो विश्व की सबसे 5वीं बड़ी सीमा है भारत बांग्लादेश की सीमा, ये विश्व की सबसे 5वीं बड़ी सीमा है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी सीमा किसका है, तो वो है बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा वाला देश है कनाडा, ठीक है, कनाडा और अमेरिका के साथ है, सबसे लंबी सीमा है, रेखा बनाता है कनाडा और अमेरिका के पास, ठीक है। अच्छा, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो देश है सीमा साझा करता है वो कौन है, तो बांग्लादेश है, ठीक है। और सबसे कम करता है वो अफगानिस्तान है, ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि वन्य जैव विविधता संस्थान देश में स्थित है, तो वन्य जैव विविधता संस्थान ये हैदराबाद में है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और जुड़वा नगर किसे कहा जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है। चार मीनार कहाँ है, वो हैदराबाद में है, और इसी तरह के झूलता मीनार, वो झूलता मीनार है अहमदाबाद में, ठीक है, ध्यान रखना है। चार मीनार हैदराबाद में, झूलता मीनार अहमदाबाद में। अच्छा, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ है, तो वो भी हैदराबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और बिहार दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है, तो स्थल से वायु वाला है आपका आकाश। आकाश जो है स्थल से वायु में मार करने वाले ये मिसाइल है, ठीक है। और पृथ्वी कैसा है, ये पृथ्वी है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल पृथ्वी, ठीक है। और अग्नि है सतह से सतह मार करने वाला मिसाइल है। और अस्त्र जो है ये अस्त्र है हवा से हवा में मार करने वाले, जैसे ऐसे याद कर लीजिए, अस्त्र जब रामायण में महाभारत में जब अस्त्र चलता था तो वो क्या हवा से हवा में चलता था, है ना, तो अस्त्र क्या है हवा से हवा में, ठीक है। और एक है त्रिशूल, त्रिशूल क्या है, वो सतह से हवा में मार करने वाले, तो जैसे त्रिशूल ऐसे गाड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा देखिए सतह से हवा में, है ना, ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिए। तो त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। नेक्स्ट है कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, तो भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम रखा गया इंद्रजाल, है ना, इसका करेक्ट आंसर है इंद्रजाल। देखिए, भारत ने हैदराबाद ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। नेक्स्ट है
विश्व में खाद्य की गुणवत्ता, वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है? तो ये प्रोफेसर जो है नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना किया गया था। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग से कुछ याद आ रहा है? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। भारत में हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया 2024 में, स्वामीनाथन को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो चिराग पासवान है, याद रखना है। भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान है। नेक्स्ट है, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था? किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया था? तो ये किया है जापान ने। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बन गया? तो जापान बन गया। चौथा देश कौन था? भारत, है ना। तो ये ध्यान रखना है। और चंद्रमा से रिलेटेड याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भारत के लिए करंट अफेयर की दृष्टि से, कि चंद्रयान 3 जो अभी लॉन्च हुआ था हाल फिलहाल में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है, एग्जाम में अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा काफ़ी। ठीक है, कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ, कब लैंड किया, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना है। तो आपको तीनों चंद्रयान के बारे में बताता हूँ, क्योंकि तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, चंद्रयान प्रथम जो है ये लॉन्च हुआ था कब? 22 अक्टूबर 2008 को। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 लैंड कब किया था? 23 अगस्त 2023 को किया था। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से याद रखना है। ठीक है, एक बार फिर समझिए। चंद्रयान प्रथम लॉन्च हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को। दूसरा लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को। तीसरा लॉन्च हुआ है 14 जुलाई 2023 को। और चंद्रयान 3 जो है लैंड किया था कब? 23 अगस्त 2023 को। अच्छा, चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो आपको याद रखना है, चंद्रयान 1, 2 और 3 ये तीनों लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आपको। नेक्स्ट है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ये किया गया 2010 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, एशियाई खेल प्रत्येक 4 वर्ष बाद होता है, ये ध्यान रखना है। और एशियाई खेल 2022 वाला 2023 में हुआ था। वो कहाँ हुआ था? चीन के होंगझोउ में हुआ था। और एशियाई खेल 2026 कहाँ होगा? तो जापान में होगा। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। इसमें पूछा है कौन सत्य नहीं है? तो ऑपरेशन गंगा से संबंधित देश इराक, ये गलत है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा कब चला गया था? मान लो यूक्रेन और जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, तो यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो ये यूक्रेन से संबंधित है। तो ये पूछा कौन सत्य नहीं है? तो ये सत्य नहीं है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी ये सही है सूडान के साथ, और ऑपरेशन राहत यमन, और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ऑपरेशन गंगा है ना, ये ध्यान रखना है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लाने के लिए किया गया था। ठीक है, अच्छा, तुर्की एवं सीरिया में आया था भूकंप जब, तो वहाँ से प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता देश के संविधान से ली गई है। तो ये लिया गया कहाँ? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ठीक है, अब क्या है, संविधान में जो है अपने किस देश से कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें लिया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमेशा याद रखना है। आपको याद भी होगा, यहाँ पर रिवीजन करते हैं। देखिए, संसदीय प्रणाली और कानून का शासन ये कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया है। राज्य की नीति निर्देशकता तो ये आयरलैंड से लिया गया है। और समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला एक चीज़ है, देखिए, प्रस्तावना की भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया, अब प्रस्तावना का विचार पूछे तो अमेरिका हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आपातकालीन शक्ति जर्मनी से लिया गया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है आर्य समाज और
स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, ये सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी सही है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने स्वामी ये दयानंद सरस्वती ने ही किया था 1875 में, ये भी सही है। तो यानी कि तीनों सही है, ए बी और सी तीनों सही है, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती से एक क्वेश्चन याद रखना है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन का कुंजी माना जाता था? दक्कन का कुंजी माना जाता था असीरगढ़ को, है ना, असीरगढ़ को दक्कन का कुंजी माना जाता था। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप है सांची का स्तूप। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है, रायसेन जिला में है। और सांची का स्तूप किसने बनाया ये पूछा जाता है, तो अशोक ने बनवाया था। और एक इसी तरह है धामे का स्तूप, धामे का स्तूप को किसने बनवाया? तो उसको भी अशोक ने बनवाया था। धामे का स्तूप उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथा संबंधित है, तो जातक कथा संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध से संबंधित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जातक है तो ये गौतम बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन इसमें है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? तो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? पहले तो यही इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिकोह ने किया था। किस शीर्षक से किया था, किस नाम से? तो सिर ए अकबर के नाम से किया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, इसमें क्या सुमेलित करना है, ठीक है। तो पन्ना लाल घोष ये बांसुरी वादक है ना, पन्ना लाल घोष क्या है? ये है बांसुरी वादक। और पालधार रघु जो है ये है मृदंग वादक, ठीक है। और लतीफ़ खां जो है ये तबला वादक है। और एस बालचंदन जो है ये बीना वादक है, ठीक है, याद रखना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इसको एक बार फिर समझ लीजिए। पन्ना लाल घोष ये बांसुरी वादक हो गया, याद रखना है। और पालधार रघु जो है ये मृदंग वादक हो गया, लतीफ़ खां तबला वादक और एस बालचंदन बीना वादक है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है, जैसे जाकिर हुसैन ये प्रसिद्ध तबला वादक है भारत में। और बिस्मिल्ला खां जो है उस्ताद बिस्मिल्ला खां ये दुनिया में फेमस है, ये शहनाई वादक है, बिहार के हैं ना, बक्सर के डुमराव में इनका जन्म हुआ था उस्ताद बिस्मिल्ला खां का। ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, बीना में कितने तार होता है मालूम? बीना में 4 तार होते हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं, यानी कि विश्व धरोहर सूची में कौन शामिल इसमें नहीं है? तो राष्ट्रपति भवन नहीं है, ठीक है। बाकी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ताजमहल और सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। अच्छा, विश्व धरोहर सूची में अभी करंट अफेयर में याद रखना है, अभी 2023 में 2 जगह को शामिल किया गया विश्व धरोहर सूची में। कौन कौन सा मालूम? एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल का है, और 41वां विश्व धरोहर बना है, और 42वां बना है होयसल मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? तो उल्का पिंड जलने की घटनाएं मध्य मंडल में हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मौसम की सारी घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है, ठीक है। देखिए 5 परतों में बांटा गया, क्षोभ मंडल नीचे, उसके ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, और उसके ऊपर है वायुमंडल, ठीक है। मौसम की घटनाएं हो गई क्षोभ मंडल में। और वायुयान जो चलते हैं सारे जहाज के, वो किस में चलता है? वो समताप मंडल में चलता है, ठीक है। और रेडियो टीवी ये सब का जो संचार जो है ये संभव होता है किस मंडल के कारण? तो आयन मंडल के कारण होता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? तो ये शरावती नदी है ना, शरावती नदी है ना, जोग जलप्रपात है शरावती नदी पर है। और जोग जलप्रपात जो है कहाँ है? तो कर्नाटक में है। और अगर पूछे जाए कि शिव समुद्रम जलप्रपात ये किस नदी पर है? तो ये कावेरी नदी पर है, और ये कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो कुंचिकल जलप्रपात है ना, कुंचिकल जलप्रपात,
याद रखना है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। अगर ऑप्शन में कुंचिकल नहीं हो तो आंसर आपका जोग जलप्रपात हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजिल जलप्रपात है, वेनेजुएला में है। नेक्स्ट है, पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि कितनी है। तो ग्रामीण जो है पहाड़ी क्षेत्र वाले में दिया जाता है 1,30,000, ठीक है। लेकिन जो समतल है, सामान्य गांव में है ना, समतल इलाका में वहाँ दिया जाता है 1,20,000 दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और जो समतल राज्य है ना, समतलीय जो क्षेत्र वाला राज्य है, वो उसमें केंद्र राज्य का जो अनुपात होता है वो 60:40 होता है ना, 60:40। और जो पहाड़ी एरिया वाला है ना, तो उसमें है केंद्र और राज्य का अनुपात है 90:10 का अनुपात है। नेक्स्ट है कि व्हाई आई एम अन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो व्हाई आई एम अन अथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक है भगत सिंह, ठीक है। और एक क्वेश्चन भगत सिंह से याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भगत सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था। तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में, ठीक है। ये याद रखना है, जो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था। तो बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। पूना पैक्ट किसके बीच हुआ था, तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था 1932 में। नेक्स्ट है, किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये कहा था किसने, आर.सी. मजूमदार ने, आर.सी. मजूमदार ने, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछा जाता है कि किसने कहा था 1857 की क्रांति को किसने कहा था कि यह स्वतंत्रता का पहला संग्राम है। तो ये बी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट है, इसमें पूछा कि कौन सही सुमेलित है। तो भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक यहाँ दिया है राजा राम मोहन राय, जो कि गलत है, ठीक है। क्योंकि भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन, ठीक है। ये है केशव चंद्र सेन, ये भारतीय ब्राह्मण समाज के संस्थापक है। तत्बोधनी सभा के संस्थापक कौन है, तो यहाँ दिया है केशव चंद्र सेन, लेकिन ये गलत है क्योंकि तत्बोधनी सभा के संस्थापक हैं आपका तत्बोधनी सभा देवेंद्रनाथ ठाकुर है ना, देवेंद्रनाथ ठाकुर है। और सत्य शोधक समाज का स्थापना दिया है, संस्थापक दिया है देवेंद्रनाथ टैगोर, ये भी गलत है क्योंकि सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले है ना, तो ये भी गलत है। मिलान जो है ये भी गलत है। दी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन था। तो व्यापार करने के लिए जो आया तो प्रथम यूरोपीय जो था वो पुर्तगाली था, ठीक है। प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली था। और सबसे पहले पुर्तगाली आया था, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज़, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी और उसके बाद स्वीडिश आया था, ठीक है। अच्छा, प्रथम पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था। कब आया था भारत, 1498 में आया था। कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट पर आया था। और वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, तो जमोरिन ने किया था, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में। कहाँ पर आया था, केरल के कालीकट पर आया था। स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने किया था। और एक क्वेश्चन आता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था, ठीक है। और दो क्वेश्चन और याद रखना है कि पुर्तगाली ने भारत में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था, केरल के कोचीन में किया था। और अंग्रेजों ने कहाँ स्थापित किया था, तो सूरत में किया था। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 45। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। अगर बिहार का भी पूछे प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो वो भी है चावल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके जीएस का क्वेश्चन आता है आपका 61 से। 1919 के अधिनियम के प्रस्तावना में निम्न बातें थी। तो 1919 के अधिनियम में प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए, तो ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या, स्वशासन के संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ये भी सही है। यानी इसका आंसर ए और बी दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर सी हो गया, ठीक है। अच्छा,
1919 से ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1919 में जैसे कि 1919 के अधिनियम के तहत ही भारत में द्वैध शासन लागू किया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? 1919 में हुआ था। और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो वो 1919 में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि सत्रावसान करना राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है? तो सत्रावसान करना ये राष्ट्रपति के किस शक्ति से संबंधित है? तो ये संबंधित है विधायी शक्ति से, ठीक है, याद रखना है। ये किससे संबंधित है? तो विधायी शक्ति से संबंधित है। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है। कौन सा? तो देखिए, सत्रावसान एवं विघटन जो है वो, जैसे सत्रावसान और विघटन जो है ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है, ठीक है। और अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का आहूत यानी कि बुलाना, सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। ये राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का, और लोकसभा को भंग करने का चाहे बुलाने का ये अधिकार जो है किसको? राष्ट्रपति को है। वो अनुच्छेद 85 में है, ठीक है, ध्यान रखना है। लोकसभा वाला अनुच्छेद 85 में, और राज्यसभा ये विधानसभा वाला जो राज्य का होता है उसको भंग करने का, बुलाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 174 में किसको? राज्यपाल को होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो अभिलेख न्यायालय में सर्वोच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालय भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, है ना। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में लिखा है? तो जो उच्चतम न्यायालय है एक अभिलेख न्यायालय है, ये अनुच्छेद 129 में कहा गया है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 215 में, ठीक है, ये दोनों ध्यान रखना है। और यहाँ पर दो क्वेश्चन और याद रखना है, जैसे कि हाई कोर्ट जो है वो किस अनुच्छेद में? तो हाई कोर्ट है अनुच्छेद 214 में। और सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? तो ये वाला एक को इधर कर देना है, ठीक है, यानी सीरियल से कर देना, 1 2 4, यानी सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में? 124 में है, ठीक है, 1 2 4 में। और हाई कोर्ट जो है 2 1 4 में है, ठीक है, इसको सीधा कर देंगे, 1 2 4, ये सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? तो भारत चीन युद्ध शुरू हुआ था 1962 में हुआ था ना, अक्टूबर 1962 में। नेक्स्ट है कि कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उस समय अटल बिहारी भारत के प्रधानमंत्री थे ना। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल 1998 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। नेक्स्ट है कि ईरान की मुद्रा क्या है? तो ईरान की मुद्रा है रियाल, ठीक है, ईरान की मुद्रा रियाल। और रेनमिनबी किसका है? ये चीन का है ना, चीन की मुद्रा रेनमिनबी या तो युआन है, ध्यान रखना है। और रूस की मुद्रा रूबल है। और ये जो इराक की मुद्रा दिनार है, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है? तो कितने देशों को दिया गया है? तो ये 5 देशों को दिया गया है, ठीक है। ये क्या है मालूम? जैसे कि पूछा है कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह मिला है, जैसे कि है ना भारत को मुद्रा चिन्ह मिला है ना, ये वाला देखिए, ये है ना मुद्रा चिन्ह, जो रुपये का डिजाइन जो दिया था किसने? उदय कुमार ने दिया था, है ना, उदय कुमार ने दिया था। ये रुपये का डिजाइन वही पूछा जा रहा है, तो ये भारत को मिला है, ठीक है। और जैसे आपको अमेरिका का मिला है ना, अमेरिकी डॉलर का होता है ये वाला जो साइन, ये अमेरिका को मिला है, भारत को मिला है, दो हो गया। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग को भी मिला है, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है ऐसे, ये वाला ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। और जापानी येन का, जापान का जो मुद्रा है येन, उसको भी मिला है, वो क्या है? उसका है चिन्ह है ऐसे, ठीक है। और यूरोपियन यूरो, इसको भी मिला है, उसका है ऐसे सी में ऐसे डबल कर दिए, ये यूरोपियन यूरो को चिन्ह मिला है। तो 5 देशों को मिला है, किसको किसको? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय संघ और भारत को मिला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन नंबर डी, 5 देशों को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68। इसमें क्या है? कौन सुमेलित नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा है और कब उसको मान्यता प्राप्त हुआ, ये इसका मिलान करना है। जैसे कि संस्कृत का कब मान्यता प्राप्त हुआ था शास्त्रीय भाषा के रूप में? तो 2004 यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इनको संस्कृत में को मिला है 2005 में,
ठीक है। बाकी ये सब सही है। कन्नड़ को 2008 में मान्यता प्राप्त हुआ, मलयालम को 2013 में, ओडिया को 2014 में। और हाल ही में करंट अफेयर में याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो हाल ही में फारसी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो ये जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर। तो जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का संबंध है, प्रबंध है, जन उपयोगी सेवाएं, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। ये जो लोक व्यवस्था का अनुरक्षण है, ये राज्य सरकार से संबंधित है ना, ये राज्य सरकार का कार्य है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और अस्थायी बंदोबस्त है वालिस, कर्नवालिस। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से सही कथन है? तो मुगल साम्राज्य से संबंधित कौन सा कथन सही, ये पूछा जा रहा है। ठीक है। पहला क्या है? पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई, ये सही है। दूसरा क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1576 में लड़ा गया था और एक ऐतिहासिक युद्ध था। ठीक है। तो ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ठीक है। अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था? 1556 से 1605 ईस्वी तक। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खो के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो अनुच्छेद 243 के खो के अधीन ये स्थापना किया गया किसका? पंचायत का। ठीक है। ये ध्यान रखना है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993 में दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा किवें संविधान संशोधन के तहत दिया गया? 73वें संविधान संशोधन के तहत। और पंचायत को दर्जा मिला है संवैधानिक, और नगर पालिका को मिला है 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। और पंचायत जो है कितवीं अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। नगर पालिका 12वीं अनुसूची में। पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका भाग 9 के ए में है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है B.S. मिन्हास। B.S. मिन्हास। नेक्स्ट है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला क्या है कि एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का लक्ष्य बनाती है, ये सही है। दूसरा क्या? परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये गलत है। फिर क्या? अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है, ये भी सही है। ठीक है। यानी 1 और 3 सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है? आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए इसमें फॉर्म नंबर 6B का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। फॉर्म नंबर 6 जो है ये नया वोटर को बनाने के लिए यूज किया जाता है। और फॉर्म नंबर 8 जो है मतदाता सूची में संशोधन के लिए किया जाता है। फॉर्म नंबर 7 किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। अच्छा, आधार कार्ड में जो डिजिट होता है, संख्या कितनी होती है? 12 होता है। पैन कार्ड में कितना होता है? 10 होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये सदिया से धुबरी तक जाती है। ठीक है। सदिया और धुबरी को जोड़ता है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको कम से कम 2-3 जो है जलमार्ग याद रखना है जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला जो जलमार्ग है सदिया और धुबरी को जोड़ता है, इसे याद रख लेना। क्या पहला नहीं, दूसरा है ये ना। पहला तो ये है प्रयाग और हल्दिया। ठीक है। पहला जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ती है। ठीक है। इसे याद कैसे रख लेना है? देखिए याद रहे, ताकि इसको याद बोलना है हप, है ना। हप यानी हल्दिया और प्रयागराज। और इसको याद रखना है साधु, हप साधु, यानी कि सदिया से धुबरी तक जाती है, दूसरा। और तीसरा है कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ती है। राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा जो है ये कहाँ? केरल में है। कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ती है। ठीक है। तो 1 2 3 है ना, हप साधु कोको, है ना, हप साधु कोको, यानी कि कोट्टापुरम और कोल्लम को जोड़ती है।
तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जीके जीएस का आएगा 91। 91 में है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किस साम्राज्य को? अवध राज्य को चेरी नाम दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, डलहौजी से और भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जैसे कि व्यपगंत का सिद्धांत किसने अपनाया, या तो हड़प नीति किसने अपनाया, तो राज्य हड़प नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने अपनाया था। ठीक है, भारत में पहली बार रेल किसके समय चला था? तो डलहौजी के समय चला था 1853 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा जा रहा है। तो पहला क्या, जम्मू कश्मीर में केसर की खेती होती है, ये सही है। बर्गिज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक है, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ये गलत है, क्योंकि रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है, और भारत और चीन के बीच कौन सा है? वो मैक-मोहन रेखा है। नेक्स्ट है 93, निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो नेपाल से, ये झारखंड जो है नेपाल से नहीं लगती, बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और बिहार की सीमा जो है नेपाल से लगती है। नेक्स्ट है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। तो ये है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में ज़्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। और जब भी पटना हाईकोर्ट पढ़ने को मिले तो पटना विश्वविद्यालय भी साथ में पढ़ लेना है, क्योंकि वो लगातार हुआ था। जैसे पटना हाईकोर्ट की स्थापना 1916 और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? तो पहला क्या, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये सही है। आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है, ये भी सही है। ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में, उससे कम होता है गैस में होता है। ठीक है, ध्वनि की चाल जो है मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, और कई चीज़ें हैं जैसे कि आपको डिटेल डिस्कशन वाला जो वीडियो है उसमें बताते हैं, तो जो लोग नहीं देखें वो सब्जेक्ट वाइज जो है आपके सिलेबस का वीडियो अपलोड किया हुआ है, और कुछ बाकी भी है तो उसको भी अपलोड करेंगे, तो जो लोग नहीं देखें वो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें काफ़ी डिटेल में जो भी जितने भी सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब बताते हैं उसमें। ठीक है, जैसे ध्वनि क्या है? धैर्य अनुधैर्य तरंग है, इसे याद कैसे कर लेना है? ध्वनि धैर्य यानी ध्वनि अनुधैर्य तरंग है। अब प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है, इसे याद करना है। इसे प्रकाश प्रस्थ यानी प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश क्या है? निर्वात में भी गमन करती है, और ध्वनि क्या है? निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि को गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो उसमें ही गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। तो कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। जैसे सूर्य का जो अस्त और सूर्य उदय के समय लाल रंग जो दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। नेक्स्ट है गोल कृमि, इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है, बाकी ये सब होती है प्रजनन तंत्र, पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट है, इसमें क्या मिलान करना है आपका? ये 4 ऑप्शन ऊपर दिया, सेक्सटेंट, ओडोमीटर, थर्मोफाइल और पायरोमीटर, और उसके बारे में यहाँ 4 दिया हुआ है ना। तो सेक्सटेंट क्या होता है? तो सेक्सटेंट है 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है, ये सेक्सटेंट। ठीक है, तो इसका एक का एक हो जाएगा। ठीक है, और ओडोमीटर क्या है? ओडोमीटर है वर्षा की मात्रा को मापता है, और थर्मोपाइल जो है ये किसी सतह के तापमान को मापता है, और ये जो पायरोमीटर है ये क्या करता है? ये है विकिरित ऊष्मा की अल्प मात्रा को मापता है, यानी कि सबसे जो अधिक से अधिक तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, तो आप एक बार और देख लीजिएगा अपने से। नेक्स्ट है कि डैश इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के
संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो ये क्या है, नियंत्रण है ना, इसका करेक्ट आंसर है नियंत्रण इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नियंत्रण। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है। ठीक है, अमोनिया में पूछ रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है द्रव्यमान के। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पर। तो पहले अमोनिया का सूत्र मालूम करते हैं। अमोनिया का NH3 होता है। ठीक है, अगर सिंपल अगर पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, तो देखिए नाइट्रोजन का क्या होता है, द्रव्यमान 14 हो जाता है ना। इसका परमाणु संख्या जो है नाइट्रोजन का 7 है, परमाणु द्रव्यमान 14 है। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है। लेकिन अमोनिया में पूछा है, तो अमोनिया में क्या है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 3 से गुना हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। यहाँ 14, देखिए नाइट्रोजन एक ही है यानी इसका 14 है, और हाइड्रोजन 3 है यानी 3 हो गया। 14:3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अच्छा ये आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप इसको याद रखना है। ठीक है, टोटल अच्छा अगर पूछ दे कि अमोनिया का कितना हो जाएगा, तो 14×3 17 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो अमोनिया बनाई जाती है हाइबर विधि से, हाइबर विधि प्रक्रम से अमोनिया बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि चित्र 1 में किसी प्रकाश किरण की माध्यम ए से माध्यम बी में करते दर्शाया गया है। तो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा। तो इसमें क्या साइन का यूज करके बनाते हैं, साइन थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। जैसे कि साइन क्या है, साइन माध्यम ए के अपेक्ष, ए के सापेक्ष। ठीक है, माध्यम ए के सापेक्ष इसमें साइन 60 डिग्री लेंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री बट्टा साइन 45 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3/2, और साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2, यानी √2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा 1। √2 से ये √2 चला जाएगा है ना, √2 यहाँ बचेगा, √2 से कटेगा 2, √3/√2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पृथ्वी को सूर्य की बैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो पृथ्वी पर जो है खतरनाक पराबैंगनी विकिरण को आने से कौन बचाता है, तो ओजोन परत है ना, याद रखना है, ओजोन परत इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये भी याद रखना है। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें पानी के अंदर इसका सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसे याद कैसे रखना है, देखिए ज़्यादातर समुद्र के अंदर इसको कोई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। तो सोनार समुद्र के अंदर, एक है रडार, इसलिए इसको ऐसे याद करना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सोनार समुद्र और रडार क्या है, ऊपर, यानी कि वायुयान में जो ऊपर चलती है जो, उसमें किसी वायुयान या वस्तु का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 से है। 121 में है कि यदि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो रोग है। तो वो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिंग संलग्न और प्रभावी। लिंग संलग्न और प्रभावी। क्वेश्चन फिर समझिए कि एक आनुवंशिक रोग लक्षण प्ररूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, वो रोग है लिंग संलग्न और प्रभावी। ठीक है, अच्छा आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया गैस रेडियोधर्मी निष्क्रिय, फिर समझिए इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है। तो कौन सा निष्क्रिय गैस जो है रेडियोधर्मी प्रकृति की है, तो वो है रेडॉन। रेडॉन गैस जो है ये निष्क्रिय गैस है और रेडियोधर्मी प्रकृति की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो निष्क्रिय गैस है कौन सा है, तो वो सबसे ज़्यादा है आर्गन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि एंटीबायोटिक के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो इनमें से कौन सा सही नहीं ये पूछा जा रहा है। तो पहला क्या, एंटीबायोटिक्स विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या, एंटीबायोटिक्स जुकाम एवं फ्लू में प्रभावी नहीं होते, ये भी सही है। और एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। दूसरा फिर क्या है, एंटीबायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दुनिया का पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सी थी, मेडिसिन, वो था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो कार्ल लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनोमी कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनोमी यानी वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, कार्ल लिनियस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है। तो अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, गैस में ज़्यादा होगा, फिर कम होगा उससे द्रव में, और सबसे कम होगा ठोस में। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट है कि घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या होगा, जिसका गलनांक कम हो और प्रतिरोध उच्च हो, ठीक है, जिसका गलनांक कम हो, प्रतिरोध उच्च हो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फ्यूज तार किसका बना होता है, टीन और सीसा का बना होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल से के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाने से मांसपेशियों में थकान होती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जैसे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। या दूध का घनत्व भी पूछे मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे दूध, खट्टे दूध या तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो जड़ से जल का वहन कौन करता है, ठीक है, तो जल से, इसका आंसर क्या करेंगे, जल जाइलम है ना, ऐसे याद रखेंगे, आपको आसान होगा याद करने में भी आसानी से। अगर भूल भी जाएंगे तो आप ऑप्शन देख के एग्जाम में टिक कर देंगे, जल जाइलम। और एक होता है भोजन का परिवहन कौन करता है, ठीक है, तो भोजन को रिलेट करेंगे क्या, इससे फूड से, है ना, भोजन का इंग्लिश क्या होता है, फूड फ्लोएम, अगर भोजन का पूछे तो फूड फ्लोएम, जल जाइलम, तो ऐसे याद रखना है। अच्छा, दम्मा जो है मानव शरीर के डैश का विकार है। तो दम्मा जो रोग है वो श्वसन तंत्र का विकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है। तो आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 और 3। यानी 2 और 3 में क्या है, 2 में क्या है, प्लवक, मानव, मछली, टिड्डा, और 3 में भेड़िया, घास, सांप और बाघ, ये क्या है, आहार श्रृंखला का संगठक नहीं होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन जैसे इंद्रधनुष का बनना इसमें होता है, तारों का टिमटिमाना, ऐसे भी याद करवाया था आपको कि प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना अप डाउन, ये अपवर्तन के कारण होता है, अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है। और मानव आँख द्वारा छवि के निर्माण, ये भी अपवर्तन के कारण होता है। अस्त होते समय सूर्य का लाल रंग जो होता है वो होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे बातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। तो कौन सा गैस होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सा है, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड ही है। नेक्स्ट है कि लाइकोपोडियम या ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। यानी कि लाइकोपोडियम ट्रैकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है, तो ये लाइकोप्सीडा उपसंघ का सदस्य है। नेक्स्ट है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो रक्त के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है ना, आयरन पाया जाता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन
जो है रक्त का जो रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसी तरह का होता है कि जैसे क्लोरोफिल में जो होता है, जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है। तो मॉनिटर पर जो पिक्सल दिखाई देता है उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है ना, कितना रेजोल्यूशन का, हाई रेजोल्यूशन, तो उसे रेजोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सेट नंबर 13 का जीके, साइंस और करंट अफेयर का पूरा क्वेश्चन होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो अरुण कुमार मिश्रा है, ठीक है। और करंट अफेयर में फिर आज का क्वेश्चन है कि वर्तमान में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, या तो सीईओ भी वही है, ठीक है, रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में कौन है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।